सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर हम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल पिछले 1 साल में जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे किए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन उसी रफ्तार से समझौतों पर, करार पर दस्तखत भी किए गए हैं। इन सब के बीच सिर्फ एक महाद्वीप है, अफ्रीका, जहां नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं। विदेशी दौरों की ऐसी ही झड़ी पर प्रधानमंत्री को विपक्ष ने संसद में घेरने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री का ध्यान देश की समस्याओं पर कम रहता है। उनका आरोप है कि अहम मुद्दों पर पीएम की राय की दरकार होती है, दखल की दरकार होती है, पर वो विदेश में रहते हैं। तो क्या विदेशी दौरे देश की जनता से अन्याय है? क्या मोदी अपने धुआंधार विदेशी दौरों पर जाकर देश की समस्याओं से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या वो वाकई घरेलू मामलों पर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर ये केवल एक सियासी आरोप है? नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में घंटों की गिनती नहीं होती, न ही मोदी काम करते हुए कभी छुट्टी लेते हैं। तो क्या हम ये माने कि मोदी देश विदेश दोनों का संतुलन बनाने में कामयाब है? विपक्ष का आरोप अगर पीएम के दौरे को महज सैर मानना है, तो ये जानना अहम होगा कि विदेशी दौरों की उपलब्धियां क्या रही हैं। सबसे पहले चीन दौरे पर हुए करार पर नजर दौड़ा लेते हैं। भारत और चीन के बीच 24 करार हुए हैं। करीब 22 अरब डॉलर के निवेश पर बात बनी है। 4 शहरों के बीच समझौते हुए हैं। रेलवे से लेकर भूकंप विज्ञान पर समझौता हुआ है। We have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship and the positive direction of our partnership. पर सालों से उलझे सीमा विवाद का क्या? पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के निवेश और निर्माण का क्या? आज भी चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से इनकार करता है और वहां की जनता को नियमित वीजा नहीं दिया जाता। इन सवालों का जवाब विदेश नीति के हिसाब से मोदी की प्राथमिकता में छुपा है। दरअसल मोदी जानते हैं कि अगर देश को विकास करना है तो चीन का सहयोग, चीन की साझेदारी जरूरी है। इसीलिए वो विवादित मुद्दों को उठाते जरूर हैं, लेकिन उन्हें बातचीत पर हावी नहीं होने देते। इस दौरे पर भी पीओके से लेकर सीमा विवाद तक का मुद्दा हिंदुस्तान ने उठाया था। We both reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. I found sensitivity to our concerns on these issues and interest in further intensifying confidence-building measures. I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर बस एक ही चीज हावी दिखती है, वो है अर्थनीति। देश के लिए मुनाफे की इस चाहत को मोदी अपनी गुजराती जड़ों से जोड़ते हैं। इसी आर्थिक प्राथमिकता के जरिए मोदी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देशों से फायदेमंद समझौते लेकर आए। इनमें प्रमुख रहे परमाणु क्षेत्र में हुए समझौते, स्मार्ट सिटी को लेकर अलग अलग देशों से साझेदारियां, रेलवे के लिए आधुनिकतम तकनीक के करार और साथ ही अरबों डॉलर का निवेश। फ्रांस में भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमानों की डील लंबे समय से फंसी हुई थी। रिश्तों की डिप्लोमेसी से मोदी ने ऐसा करार किया कि 36 विमान रेडी टू फ्लाई हालत में खरीदे गए। चूंकि ये दोनों देशों की सरकारों के बीच सीधी डील थी, जानकारों ने कहा कि ये भारत को 10% सस्ती पड़ी। We have not purchased any major new generation aircraft for 17 years now. This procedure started in 2000 and still it was not getting concluded because of lot of confusion. So I am very happy that we have
Prime Minister has taken initiative to purchase 36 in flyaway and probably more in Make in India. Whether it is Rafale or through other mechanism, I am not aware, so that part I won't comment. But I welcome the decision so that Indian Air Force gets at least the minimum oxygen it requires. अपने पहले साल में नरेंद्र मोदी दुनिया को भारत की ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां प्रोजेक्ट्स लाल फीताशाही में नहीं फंसेंगे। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत निवेश और उद्योग के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसीलिए हर दौरे पर द्विपक्षीय बातचीत के बराबर की अहमियत वो उद्योगपतियों से मुलाकात को देते हैं। मैं आज कई लोगों से जब मिल रहा था तो मैं देखता था काफी पुराने मेरे परिचित चेहरे थे। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट समिट में बहुत बड़ा डेलीगेशन आपकी तरफ से आता था। तो ऐसे कई पुराने परिचितों से आज मुझे मिलने का अवसर मिला। आज 2015 में फिर जनवरी में गुजरात में वाइब्रेंट समिट हो रही है। अक्टूबर 9 को मध्य प्रदेश में इंदौर में वाइब्रेंट समिट हो रही है और मुझे विश्वास है कि भारत में जिस प्रकार के आप सबकी रुचि बढ़ रही है, ये ऐसे अवसर हैं कि जहां एक साथ एक रूप के नीचे आपको हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के, बिजनेस वर्ल्ड के हुजहू से रूबरू होने का अवसर मिलता है। वैसे मोदी की विदेश नीति में प्रतीकों का महत्व भी बड़ा है। अब तक शायद ही किसी राजनेता द्वारा दिए गए तोहफों का इतना जिक्र हो जितना मोदी के मामले में होता है। दरअसल वो इन तोहफों के जरिए भी बड़े संकेत देते हैं। मोदी कनाडा पहुंचे तो उन्होंने वहां के पीएम स्टीफन हार्पर को एक पेंटिंग भेंट की जिसमें गुरु नानक देव अपने शिष्यों भाई मर्दाना और भाई कला के साथ नजर आ रहे हैं। कनाडा में बड़ी तादाद में भारतीय पंजाबी बसे हैं। अक्सर कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। ये मोदी का अपना तरीका था ये बताने के लिए कि वहां बसे भारतीय उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध इसलिए है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। इससे पहले जब मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात हुई तो उन्हें गांधी जी की अनुवाद की हुई गीता भेंट की। साथ ही अमेरिकी सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जिंदगी से जुड़ी चीजें भी भेंट की। जापान गए तो शिंजो आबे को किताब दी स्वामी विवेकानंद और जापान। ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबट को रानी लक्ष्मीबाई की पिटीशन दी जिस पर ऑस्ट्रेलियाई नॉवेलिस्ट जॉर्ज लैंग के समर्थन के हस्ताक्षर थे। कुशल कूटनीति की ये कई मिसालों में से कुछ हैं जिनके जरिए मोदी ने निजी तौर पर बड़े राष्ट्राध्यक्षों से जुड़कर भारत के लिए लंबी दौड़ में बेहतर रास्ते तलाशने की कोशिश की है। श्वेत पत्र में हम पड़ताल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर लगने वाले आरोपों की और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश को इनसे क्या हासिल हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी ने पीएम पद संभाला है, उनकी बदली विदेश नीति से, उनके अंदाज से क्या बदला है? क्या दूसरे देश जिस तरीके से हिंदुस्तान को देखते हैं उस नजरिए में बदलाव आया है? 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आया और उसी रात हिंदुस्तान से मदद वहां पहुंच चुकी थी। कहीं सेना के जवान दूर दराज के इलाकों को जोड़ते दिखे, कहीं एनडीआरएफ के जवान मलबे में जिंदगी ढूंढते दिखे। ऑपरेशन मैत्री से नेपाल भाव विभोर था। अब तक इस तरह की फौरी मदद के लिए अमेरिका या यूरोपीय देशों की ओर देखा जाता था। हिंदुस्तान नियम बदल रहा है।
मोदी विश्व में हिंदुस्तान की जो पहचान कायम करना चाहते हैं, उसमें एक ऐसे देश की छवि का निर्माण है जो शांति प्रिय है। विश्व का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जो आतंकवाद के कारण रक्त रंजित न हुआ हो। इस संकट की घड़ी से जीने का विश्वास कौन देगा? वो ही दे सकता है जिसके पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। पूरा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई हैं। भाषा भिन्न होगी, किसी की आंख की साइज होगी, किसी के नाक की साइज एक होगी, किसी के चमड़ी का रंग एक होगा, किसी के बाल की सजावट एक होगी, लेकिन हम सब वसुधैव कुटुंबकम। गृह युद्ध की चपेट में आए यमन से जब भारतीय सेना ने 6,688 लोगों को सुरक्षित निकाला, तो इसमें भारतीयों के अलावा 48 देशों के नागरिक भी थे। दुनिया भर के देशों ने ऑपरेशन राहत की सराहना की। पिछले 10 दिनों में ये था कि जैसे हम सेना के अंदर काम करते हैं, उस तरह से सुबह से रात तक कुछ न कुछ काम चलता था, क्योंकि हर रोज एक नई चीज उभर कर आती थी। मैं तो ये मानता हूं कि शायद एक जो फौजी तरीका होता है लोगों को इकट्ठा करने का, उसका प्रभाव रहा हो, जिससे कि हम लोगों को इकट्ठा कर पाए और उनसे जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो उनको वहां तक पहुंचा पाए। क्या ये एक शक्तिशाली देश के संकेत नहीं? क्या विश्व में दबदबा बनाने की दिशा में ये ठोस कदम नहीं? ये जरूर है कि श्रेय सेना को भी जाता है, पर सरकार की मंशा न हो तो क्या ये संभव था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में सार्क के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित कर खूब वाहवाही लूटी थी। जिस संगठन की प्रासंगिकता कटघरे में थी, उसमें नई ऊर्जा भरी और भारत बन गया सार्क का सुपरस्टार। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से रिश्तों में भी बड़प्पन दिखाया। शुरुआती कोशिशों के बावजूद जब पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था, तो नेपाल में हुए सार्क सम्मेलन में उन्होंने नवाज शरीफ को अनदेखा किया। लेकिन जब बाकी नेताओं ने निवेदन किया, तो मोदी ने सबके सामने शरीफ से हाथ भी मिलाया। ये केवल शिष्टाचार था, कूटनीति नहीं। ये दुनिया में बढ़ता रसूख ही है कि योग की लोकप्रियता भी अब आधिकारिक है। इंटरनेशनल योगा डे का ऐलान हो चुका है और इस क्षेत्र में अब कई करार हो रहे हैं। बड़ा रोमांच था। दोनों प्रधानमंत्री योग के बारे में बोल रहे थे और ताई ची के बारे में बोल रहे थे। ऐसा लगता है कि दोनों जैसे प्रैक्टिशनर हों, काफी पुराने। जिस तरह से वो लोग बोल रहे थे, ऐसा लगता है सब नॉलेज है उनको योग और ताई ची। सबसे बढ़कर इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मोदी बड़े बड़े देशों के समूह में भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, चाहे ब्रिक्स हो या G20। ऑस्ट्रेलिया में G20 की बैठक में तो उन्होंने काले धन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसके साथ ही हाल ही में बांग्लादेश के साथ 41 साल पुराने सीमा विवाद का भी निपटारा हुआ। इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के साथ ही शांति के प्रति हिंदुस्तान का संकल्प भी जग जाहिर हुआ।